Hello students, in this video we'll discuss chapter number 12 composition and structure of the atmosphere। तो बेटा सबसे पहले तो हम देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर अर्थ की थिन लेयर है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी। और कितने किलोमीटर तक देखने को मिलेगी बेटा? 1600 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। ठीक है, हमारी अर्थ के चारों तरफ ब्लैंकेट है एयर का, जिसे ही हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है बात। अब इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है कि ये जो एटमॉस्फेयर है इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं, उन गैसेस का परसेंटेज क्या है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है। एटमॉस्फेयर भी बेटा बहुत सारी लेयर्स में डिवाइडेड है, हम सारी लेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो बेटा सबसे अच्छी बात कि ये चैप्टर इजी है, बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता हैं जो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं, इसीलिए सिर्फ सुनना है, आधी चीज़ें तो आपको वैसे ही समझ में आ जानी है क्योंकि बहुत कुछ पहले पढ़ रखा है। चलो, तो आप सबको ही पता है बेटा कि अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल है। और अर्थ 3 डोमेन्स में डिवाइडेड है। लिथोस्फीयर जिसके ऊपर हम रहते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। एटमॉस्फेयर अभी मैंने बताया, ब्लैंकेट ऑफ एयर। और हाइड्रोस्फीयर सारी वाटर बॉडीज़, रिवर, ओशन, सीज, जहाँ पर भी पानी मिले वो सब का पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का। एटमॉस्फेयर गैसेस, लिथोस्फीयर वो सॉलिड क्रस्ट जिसके ऊपर हम रहते हैं। और जहाँ पर ये तीनों डोमेन साथ में आती है उस नैरो जोन को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। और यही बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक कोई बात? देखो समझने की कोशिश करना। ये है लिथोस्फीयर, ये है एटमॉस्फेयर और ये रहा आपका हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, पानी भी ओशन में आप लोगों ने देखा होगा ना, मैरियाना ट्रेंच, कितने नीचे तक पानी है, 8000 से भी ज़्यादा डेप्थ में है मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। ज़मीन को आप अंदर डिप करके 4000-3000 किलोमीटर तक अंदर आपको ज़मीन मिल जाएगी, पर क्या वो हमारे काम की है? क्या हम पानी के अंदर जाके रह सकते हैं? क्या हवा में ऊपर जाके रह सकते हैं? क्या ज़मीन के अंदर रह सकते हैं? नहीं। तो बेटा ये वो नैरो जोन है जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पर हमें एटमॉस्फेयर भी मिलेगा, लिथोस्फीयर भी मिलेगा और हाइड्रोस्फीयर भी मिलेगा। तो वो पार्ट जहाँ पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर मिलते हैं उसे ही क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। और लाइफ यहीं पॉसिबल है, लाइफ यहाँ यहाँ या यहाँ पॉसिबल नहीं है। बेटा मैटर की तरह ये जो 3 डोमेन्स हैं ये 3 स्टेट्स में रहती हैं। ये तीनों ही ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस को और पजेस करती हैं इनर्शिया को। इनर्शिया मतलब कोई भी बॉडी अपने रेस्ट में रहना चाहती है, इसे क्या कहते हैं? इनर्शिया। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स करंट स्टेट। देखो हर ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है कि वो जहाँ रखा है वहीं रहना चाहता है, वो रेस्ट में रहना चाहता है, इसे ही क्या कहते हैं? इनर्शिया। तो बेटा जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो भी इनर्शिया स्टेज में उड़ के कहीं जा नहीं रहा है ना। सेम ऐसे ही लिथोस्फीयर के साथ है और किसके साथ है? हाइड्रोस्फीयर के साथ है। तो ये तीनों ही जो डोमेन्स हैं ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती हैं और इनर्शिया को भी पजेस करती है। पजेस करने का मतलब होता है होना। जो लिथोस्फीयर है बेटा वो सॉलिड स्टेट में है, एटमॉस्फेयर गैसियस स्टेट में है और हाइड्रोस्फीयर लिक्विड स्टेट में है, पानी लिक्विड। इन तीनों का ही अपना अपना पर्पस है, ये तीनों मिलकर अर्थ के ऊपर लाइफ को सपोर्ट करते हैं। और देखो हमारा एटमॉस्फेयर किस स्टेटस में है बेटा? किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। इसीलिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें मोमेंटम भी है और उसमें प्रेशर भी है। आप लोगों ने देखा होगा हवाएं कंटिन्यू चलती रहती हैं और जो एयर है वो प्रेशर भी बिल्डअप करती हैं, है ना। हम लोग बोलते हैं ना एयर प्रेशर, तो एयर प्रेशर भी बिल्डअप करती हैं, एयर में प्रेशर भी होता है, मोमेंटम भी होता है। तो एटमॉस्फेयर की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए? मोमेंटम और प्रेशर। अब बेटा किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो वो समझ ले कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि भाई एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यू जब मोशन में रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? मोमेंटम। जबकि प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर क्या होता है?
फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया पे, पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाया जा रहा है क्या है? प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे ब्लैंकेट ऑफ एयर, ठीक है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? हमारी अर्थ के आसपास हवाओं ने जो अपना घेरा बना रखा है उसे ही हम क्या कहते हैं? ब्लैंकेट ऑफ एयर। इट एग्जिस्ट इन सेवरल लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स में ये अवेलेबल है, अर्थ के चारों तरफ है। ये जो लेयर्स हैं ये थिनर हैं एट हाई एल्टीट्यूड। बेटा अगर ये अर्थ है तो अर्थ के आसपास आपको ज़्यादा डेंसिटी मिलेगी एयर की। जैसे जैसे आप अपर लेयर में जाते जाएंगे, ऊपर 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 और ज़्यादा एल्टीट्यूड, ज़्यादा हाइट पे जाते जाएंगे, आप देखोगे ये ब्लैंकेट थिन थिन और थिनर होता जाएगा, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है वो एग्जिस्ट करता है सेवरल लेयर्स में। ये जो लेयर्स होती हैं ये थिनर होती जाती हैं और ज़्यादा पतली 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 होती जाती हैं जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड्स पे पहुंचते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि जैसे जैसे आप हाइट पे पहुंचोगे, जैसे जैसे आप माउंटेन पे चढ़ते जाओगे, आपको मतलब सांस लेने में, ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि जितना हाई एल्टीट्यूड पे आप जाएंगे उतना वहाँ पर आप देखेंगे गैस कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है। देयरफॉर वन फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट, इसीलिए व्यक्तियों को डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं। क्यों होती है? दिस इज बिकॉज लेस एयर इज प्रेसिंग डाउन फ्रॉम द एबव। बेटा एक लास्ट बार और सुन लो, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया है। क्या? दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों? क्योंकि कम हवाएं प्रेस कर रही हैं एबव से, ऊपर से कम हवाएं दाब बना रही हैं। आई बात समझ में? अगर आप अर्थ से इतनी ऊंचाई पर हो, ठीक है, तो आपको इतनी हवाएं दाब बना रही होंगी, पर अगर आप थोड़ी और ऊंचाई पे चले गए तो बस इतनी सी हवाएं आपके ऊपर प्रेशर बना रही, तो प्रेशर कम कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। यहाँ ज़्यादा मिलेगा, यहाँ और ज़्यादा मिलेगा। चलो, हाफ ऑफ द टोटल मास, जो टोटल मास है उसका आधा आपको शुरुआत के 5 किलोमीटर में ही मिल जाएगा। सपोज करो ये अर्थ है, ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ एटमॉस्फेयर है, तो इस 1600 किलोमीटर से हमें मतलब नहीं है, शुरुआत के 5 किलोमीटर में ही हमें क्या मिल जाएगा बेटा? हाफ ऑफ द मास, आधे से ज़्यादा मास हमें शुरुआत के 5 किलोमीटर में ही मिल जाएगा। मतलब एयर का जो वेट है इस शुरुआत के 5 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा है, ऊपर और कम और कम और कम कम होता जाता है। इट इज़ हेल्ड क्लोज टू द अर्थ बाय ग्रेविटी। और फिर कोई पूछेगा कि भाई मास शुरुआत के 5 किलोमीटर में ही ज़्यादा, आधे से ज़्यादा क्यों मिलता है ना? तो आप बता देना, क्योंकि ग्रेविटी ने ज़्यादा से ज़्यादा एयर को अपने पास पकड़ा हुआ है। जो हमारा अर्थ है उसमें ग्रेविटी, और ग्रेविटी के कारण शुरुआत के 5 किलोमीटर में आपको 50% मास मिल जाएगा, बाकी मास आपको थोड़ा 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 करके 1600 किलोमीटर तक मिलता रहेगा। जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, किससे? अल्ट्रा वायलेट रेज से। जो सन है उससे हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है जो 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन को यहीं पे एब्जॉर्ब कर लेता है, अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें क्या रखता है? सेफ। ये यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ज़मीन तक आ ही नहीं पाएंगी। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या है बेटा? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, और ऑक्सीजन के बिना तो लाइफ है ही नहीं, नाइट्रोजन के बिना भी लाइफ नहीं है, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ होती है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है, उसमें नाइट्रोजन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है तो हम हैं, ये दोनों नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। तो हम इन दोनों गैसेस को क्या कह सकते हैं कि भाई ये लाइफ सस्टेनिंग गैसेस हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द नेसेसरी वार्मथ। अब एटमॉस्फेयर की वजह से ही बेटा हमारी अर्थ पे हमें ठंडियों में, रात में, है ना, विंटर सीजन में, नाइट में हमें जो रिक्वायर्ड वार्मथ है वो मिलती है। अब जैसे कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ठंडियाँ एक्सट्रीम में ठंडी हो जाती, जो रात होती है, दिन की जो रात होती है वो भी एक्सट्रीम में ठंडी हो जाती है। इसलिए एटमॉस्फेयर का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये अर्थ के ऊपर नेसेसरी वार्मथ को बनाए रखता है और हेल्प करता है वाटर वेपर के सर्कुलेशन में। इवन इट इज़ द सोर्स ऑफ रेनफॉल, बारिश इसी की वजह से होती है, ठीक है। वाटर वेपर इसी की वजह से सर्कुलेशन में आती हैं। हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर वेपर के सर्कुलेशन में हेल्प करता है और रेनफॉल का भी सोर्स है। अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? जो एटमॉस्फेयर है वो मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? बहुत सारी गैसेस का,
और बहुत सारे टिनी सॉलिड पार्टिकल्स का। आप अगर एक अंधेरे कमरे में बैठे हों और इस रूम में कहीं से रोशनी आ रही है, जब आप यहाँ बैठ के इस रोशनी को देखेंगे ना बेटा ध्यान से, तो आपको यहाँ घूमते 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 ऐसे पार्टिकल्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस तो हैं ही हैं, पर टिनी सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं। जब हम क्लीन ड्राई सैंपल लेते हैं एयर का, तो उसमें हम देखते हैं कि 78% तो नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है ना। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन है वो हमें ब्रीदिंग में तो हेल्प करती ही है बेटा, बर्निंग में भी हेल्प करती है। जो आग लगती है ना कहीं पे भी, वो ऑक्सीजन की वजह से ही लगती है। अगर आप ऑक्सीजन को निकाल देंगे एटमॉस्फेयर से तो आग लगना बंद हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ऑक्सीजन गैस हेल्प्स इन बर्निंग एंड ब्रीदिंग। सांस में भी सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन ही लेते हैं, जब किसी चीज़ को जलाना होता है तब भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट ब्रीदिंग ऑक्सीजन मोस्ट लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव। अगर हम ऑक्सीजन ब्रीद नहीं करें या मैक्सिमम जो लाइफ अर्थ के ऊपर है वो ऑक्सीजन ना ब्रीथ करे तो उनका सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। नाइट्रोजन कलरलेस इनर्ट गैस होती है जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती। यहाँ पे ये दो चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी कि उनका कोई टेस्ट नहीं होता। ठीक है, गैस का टेस्ट नहीं, मतलब नाइट्रोजन का कोई टेस्ट नहीं है, नाइट्रोजन की कोई स्मेल नहीं है। पर यहाँ पर इनर्ट गैस का क्या मतलब है बेटा? तो इनर्ट गैस वो गैसेस होती हैं बेटा जो रेडीली किसी भी केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करती। इनको रिएक्ट कराने के लिए गिवन सेट ऑफ कंडीशन देना पड़ता है। ठीक हुई बात? समझ में आई बात? नाइट्रोजन कलरलेस है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब क्या? जो रेडीली किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। इट डाइल्यूट्स द ऑक्सीजन एंड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजेशन। ये ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस को स्लो कर देती है। कैसे? क्योंकि ये ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देती है। हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने का काम कौन करती है? नाइट्रोजन। और इसी की वजह से जो ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस है ये कम हो जाती है। नहीं तो बहुत मैसिव लेवल पर ऑक्सीडाइजेशन हो सकता था। ये सारे ही लिविंग थिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको हम एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते बेटा। देखो, जब हम सांस लेते हैं तो हमने ऑक्सीजन ले ली, और क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी है ना, ऑक्सीजन के बिना हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, नाइट्रोजन के बिना भी हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। पर हम ऐसे सांस लेकर के नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है, ना ही कोई एनिमल, ना ही कोई प्लांट, ना ही ह्यूमन बीइंग उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकता है। उसे यूज़ कर सकते हैं पर वो कन्वर्टेड फॉर्म में यूज़ होगी। जैसे डायरेक्टली हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज़ कर सकते हैं, वैसे नाइट्रोजन को नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलो, प्लांट्स इसको ऑब्टेन करते हैं सॉइल से, और एनिमल ऑब्टेन करते हैं नाइट्रोजन को बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स। फिर से ध्यान से सुनो, कोई जो प्लांट है, अब प्लांट नाइट्रोजन को कैसे लेता है, अब्जॉर्ब करता है? सॉइल के थ्रू। क्लियर हुई बात? अब एनिमल कैसे अब्जॉर्ब करता है? वो एनिमल जो इन प्लांट्स को खाएंगे उनमें नाइट्रोजन आ जाएगी। पर जो कार्निवोर होते हैं उनमें कैसे आती होगी? तो कार्निवोर उन एनिमल्स को खाएंगे जिन्होंने पेड़ों को खाया होगा, पत्तों को खाया होगा, तो उनके अंदर आ जाएगी। आई बात समझ में? देखो, जो हार्बीवोरस होंगे वो सीधे घास खा के नाइट्रोजन ले लेंगे। ठीक है, अब इस हार्बीवोर को लायन खा गया तो लायन के पास भी नाइट्रोजन पहुंच गई, यहाँ से नाइट्रोजन यहाँ पहुंची, यहाँ से नाइट्रोजन यहाँ पहुंच गई। कार्निवोरस एनिमल्स को खा के ले लेते हैं, हार्बीवोरस एनिमल प्लांट को खा करके ले लेते हैं। क्लियर है? ये जो गैसेज है रिस्पॉन्सिबल है, इन्हीं की वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। However, they are insignificant with respect to weather phenomena. वेदर फेनोमेना में इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। However, they are insignificant with respect to weather phenomena. डायग्राम है जो बचपन में भी आपने देखा होगा कि भाई 78% नाइट्रोजन, 21 ऑक्सीजन और ये 1% आर्गन, नियॉन, वाटर वेपर सब कुछ आ जाएगा। तो जो रिमेनिंग 1% बचता है उसमें नंबर ऑफ गैसेस रहती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन। ठीक है, तो
78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% जो बचा हुआ है रिमेनिंग है उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, वाटर वेपर भी मिलेगा, हीलियम भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, आर्गन भी मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सारे प्लांट्स को चाहिए उनकी सर्वाइवल के लिए। वाटर वेपर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिपिटेशन के लिए। अगर वाटर से वाटर वेपर नहीं बनेगा तो पानी कभी नहीं गिरना, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा किसी भी फॉर्म में। इसीलिए फ्रेश वाटर के सर्कुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वाटर वेपर का। फिर से ध्यान से सुनो, वाटर वेपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑल फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन के लिए, बारिश होने के लिए, हेल के लिए, स्नोफॉल के लिए वाटर वेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। एनहांस द सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश वाटर का सर्कुलेशन भी ये करते हैं। वाटर वेपर ऐड होती है एटमॉस्फेयर में कब? जब इवापोरेशन होता है। देखो ओशन वाटर जब सनलाइट के एक्सपोजर में होता है, सी वाटर, रिवर वाटर जब सनलाइट के एक्सपोजर में होता है तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और ये ही वाटर वेपर फिर बाद में किसका काम करती है? प्रेसिपिटेशन का। ठीक है, ओशन का वाटर हो, रिवर का वाटर हो, सीज का वाटर हो, इनमें एवापोरेशन होगा। एवापोरेशन होना मतलब पानी का भाप बन जाना, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में था उसका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। क्लियर है? और यही गैसियस फॉर्म वापस से वाटर बनेगा एट द टाइम ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो एवापोरेशन होता है ओशन से, लेक से, रिवर से। और जो वेजिटेशन होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, जो ट्रीज़ होते हैं ये ट्रीज़ रूट्स के थ्रू जितने पानी को लेते हैं उसका कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर को वापस कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। फिर से ध्यान से सुनना, जो ट्रीज़ होते हैं वो अपनी रूट्स के थ्रू ज़मीन से पानी ले लेते हैं, कुछ पानी का यूज़ करते हैं, बाकी पानी को एटमॉस्फेयर को वापस दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है, जो वेजिटेशन कर रहे हैं उसके थ्रू जो वाटर वेपर पानी आ रहा है, ओशन से, सी से, लेक से जो वेपर बन रही है, एवापोरेशन हो रहा है उससे जो पानी आ रहा है। और इवन जब एनिमल रेस्पिरेट करते हैं, रेस्पिरेशन होता है, तब भी वाटर वेपर ऐड हो जाती है एटमॉस्फेयर में। वाटर वेपर किन किन तीन तरीक़ों से ऐड होती है? ट्रांसपिरेशन से, एवापोरेशन से और रेस्पिरेशन से। समझ में आ गया? रेस्पिरेशन जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तब जब वेजिटेशन ट्रांसपिरेशन करता है और जब ओशन, लेक से, रिवर्स से पानी एवापोरेट होकर ऊपर जाता है। कुछ पार्टिकल्स जैसे कि पॉलन फ्रॉम प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो, डस्ट स्ट्रोम के डस्ट, ऐश मतलब राख, मीटेरॉइड्स और वॉल्केनिक एरप्शन, स्मोक फ्रॉम फायर से जो धुआं जाता है, मतलब जब आग लगाते हैं जो धुआं बनता है, वॉल्केनिक एरप्शन होते हैं तब जो राख एटमॉस्फेयर में रिलीज़ की जाती है, डस्ट, धूल, पॉलन प्लांट्स के। ठीक है, ये सब भी हमें एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर में मिल जाएंगे। तो एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर में जहाँ हमें गैसेस मिलती हैं, वाटर वेपर मिलते हैं, वहीं हमें पॉलन ग्रेन्स भी मिल जाएंगे, ऐश मतलब राख मिल जाएगी, स्मोक मिल जाएगी, डस्ट मिल जाएगी। ये जो पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल, ऐश पार्टिकल, ये सब न्यूक्लियाई का काम करते हैं। किसके लिए? वाटर वेपर के लिए। ठीक है, जब रेन ड्रॉप बनती है तो जैसे ये न्यूक्लियाई में हो सकता है एक पॉलन बन गया, एक डस्ट मिल गया, इसके आसपास ये वाटर वेपर जमा होने लग जाती है और क्या बनाती है? रेन ड्रॉप। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो, ये जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल सॉल्ट पार्टिकल हो सकते हैं, वॉल्केनिक एरप्शन से निकली हुई ऐश हो सकती है। ये सब न्यूक्लियाई का काम करते हैं किसके लिए? वाटर वेपर के लिए। और यहीं पे रेन ड्रॉप बनती है। दे ऑल्सो स्कैटर द सन रेडिएशन, और ये सन रेडिएशन को भी स्कैटर करते हैं ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनसेट के टाइम स्कैटर करना होता है, फैलाना होता है ना जब सन रेडिएशन को, तो उसमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। द अमाउंट ऑफ डस्ट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, किस जगह पे कितनी डस्ट होगी ये डिपेंड करता है उस जगह पर। अब हम पढ़ेंगे बेटा फंक्शंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या काम है हमारे एटमॉस्फेयर के? तो पहला तो एयर में वेट होता है और ये प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारी अर्थ के ऊपर, प्रेशर भी लगाती है हवाएं, और जो हवाएं होती हैं उनका वज़न भी होता है। बीइंग प्रेस्ड डाउन इट ऑलवेज रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विथ लैंड एंड वाटर, क्योंकि ऊपर जो हवाएं वो कंटिन्यूसली प्रेशर लगा रही है नीचे वाली हवाओं पे, नीचे वाली गैसेस पे, इस वजह से ये कंटिन्यूसली किसके टच में है? लैंड के और वाटर के। ठीक है, ये रही अर्थ, यहाँ से एयर चालू हो जाती है ना, तो ये एयर अर्थ के कांटेक्ट में है, लैंड वाटर के कांटेक्ट में है, क्योंकि ऊपर वाली हवाएं इनके ऊपर कंटिन्यूसली क्या लगा रही हैं? प्रेशर, क्योंकि हवाओं का वेट भी होता है।
और प्रेशर भी लगाती है। ये जो वेट है इसकी वजह से ही ये लैंड और वाटर से कॉन्टैक्ट में है। बेटा आप ध्यान से सुनना, देखो अगर आपको सेकेंड पॉइंट समझना है तो फर्स्ट आना चाहिए। हमने देखा कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर 1600 किलोमीटर तक क्या है, एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर जो हवाएं हैं इनमें वजन भी है, वेट भी है, और ये प्रेशर भी एक्सर्ट कर रही है। यहाँ की एयर इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, यहाँ की एयर इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और इसी प्रेशर और वेट के कारण बेटा हमने देखा कि जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के फिज़िकल कांटेक्ट में है ना। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा है एयर, लैंड और वाटर के बीच में, हवाओं में, ज़मीन पर, पानी में, अगर कहीं गैस का एक्सचेंज हो रहा है तो उसके लिए एटमॉस्फेयर का फिज़िकल कांटेक्ट अर्थ के साथ बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो बेटा ये जो कंटिन्यूअस बेसिस पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है एयर में, लैंड में और वाटर में, ये किसकी वजह से ही हो पा रहा है, फिज़िकल कॉन्टैक्ट्स। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो फिज़िकल कॉन्टैक्ट में है अर्थ के ऊपर, किस से, लैंड से और वाटर से। तीसरा, जो सॉइल है वो एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को ड्यू टू दिस कॉन्टैक्ट, और इसी कॉन्टैक्ट के कारण ये जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट है एटमॉस्फेयर का अर्थ के साथ, लैंड और वाटर के साथ, इसकी वजह से ही बेटा हम देखते हैं कि जो हमारी मिट्टी होती है, सॉइल होती है, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर पाती है। वाटर वेपर इन एयर राइज फ्रॉम ओशन ऑन अकाउंट ऑफ एवापोरेशन, और इसी वजह से हमारे अर्थ के ऊपर जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, ओशन एसीज हैं, इनसे भी वाटर राइज करके ऊपर जा पाता है। अगर फिज़िकल कॉन्टैक्ट नहीं होता तो ये काम भी नहीं हो पाता। कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है और अर्थ के टेम्परेचर को वार्म बनाए रखती है रात में भी। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो रात का टेम्परेचर इतना कम हो जाता कि अनबेरेबल होता। ठीक है, वैसे तो एटमॉस्फेयर होता ही नहीं तो लाइफ ही नहीं होती, पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है वो हमारी कैसे मदद करती है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और रात के टेम्परेचर को मेनटेन रखती है। इसकी कंपोजिशन की वजह से अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है, ये जो कंपोजिशन है, इसी कंपोजिशन के कारण एटमॉस्फेयर एक डायनेमिक एंटिटी बन जाता है। बहुत बड़े अमाउंट में जो एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है और नीचे की तरफ आती है, अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। सो बिकॉज ऑफ इट्स कंपोजिशन, इसके कंपोजिशन के कारण जो एटमॉस्फेयर है एक डायनेमिक एंटिटी बनता है। लार्ज मास में हम देखते हैं एयर ऊपर की तरफ जाती हैं, फिर नीचे की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, और अर्थ के चारों तरफ ये चलता रहता है। जो एनर्जी होती है सन की वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कीपिंग द एटमॉस्फेयर इन अ डायनेमिक स्टेट। और एटमॉस्फेयर हमेशा डायनेमिक स्टेट में रहे और अब तक रहा है तो वो किसकी वजह से बेटा, सन की वजह से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एटमॉस्फेयर इज एन अ डायनेमिक स्टेट बिकॉज ऑफ, तो क्या बोलोगे, सन। ठीक है, जो सन की एनर्जी होती है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये ही एटमॉस्फेयर को डायनेमिक स्टेट में रखती है। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे एटमॉस्फेयर का। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, इन द एटमॉस्फेयर देयर आर कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ एयर। कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ एयर का मतलब क्या होता है, देखो ये अर्थ के ऊपर एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, वो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। तो यहाँ पर देखो हर सर्कल का जो सेंटर है वो सेम ही है ना, तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझ में आया। तो ईच लेयर हैज़ डिफरेंट डेंसिटी, और हर लेयर की जो डेंसिटी है वो अलग है। फिर से ध्यान से सुनो, जो एटमॉस्फेयर है उसमें कॉन्सेंट्रिक लेयर है, लेयर से एयर की, और जो हर लेयर है उसमें जो एयर की डेंसिटी है वो भी डिफर करती है। जो अपर लेयर है वो प्रेस डाउन करती है लोअर वन को। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से यहाँ तक एयर है तो ये इसको प्रेस डाउन कर रही है, इसको प्रेस डाउन कर रही है, इसको प्रेस डाउन कर रही है, और इसी वजह से ये आपके कॉन्टैक्ट में है। सो द एयर ऑफ लोअर लेयर इज़ ऑलवेज हैवियर। बेटा लोअर लेयर, हमने बोला ना कि शुरुआत के 5 किलोमीटर में आपको एटमॉस्फेयर का 50% मास मिल जाएगा। ये बात कही हमने कि अर्थ के शुरुआती ऊपर जाने पे 5 किलोमीटर में आपको 50% एयर का मास मिल जाएगा। वो इसी वजह से क्योंकि ऊपर की जो हवाएं हैं वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है नीचे की हवाओं पे, है ना। सो द एयर ऑफ द लोअर लेयर इज़ ऑलवेज हैवियर और डेंसर।
लेयर में जो एयर्स होंगी वो हैवी भी होंगी, डेंस भी होंगी, जबकि अपर लेयर थिनर होगी, पतली होगी और डेंस भी नहीं होगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 90% है, तो जो 90% मास एटमॉस्फेयर का वो 20 किलोमीटर की हाइट तक मिल जाएगा। हमने क्या बोला कि आधे से ज़्यादा मास तो आपको शुरुआत के 5 किलोमीटर में मिल जाएगा, पर 90% टोटल एटमॉस्फेयर का 90% हमें 20 किलोमीटर के अंदर अंदर मिल जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, दो बातें पढ़ी हैं कि 50% मास जो है एयर का वो एटमॉस्फेयर के शुरुआती 5 किलोमीटर में है और 90% मास 20 किलोमीटर में है। फिर से ध्यान से सुनो, शुरुआत के 5 किलोमीटर में आपको 50% मास मिलता है एटमॉस्फेयर का और 20 किलोमीटर में मिल जाता है आपको 90% मास। ठीक, कोई बात, यहाँ से यहाँ तक 50, यहाँ से यहाँ तक 90। बाकी एटमॉस्फेयर कितने 1600 किलोमीटर तक का है बेटा। तो अब सोचो 10% फैला हुआ है। अब आगे के जितना भी किलोमीटर है 1500 किलोमीटर, उनमें कितना 10% एयर फैली हुई है। क्लियर है? अब बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे कि भाई जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अब हमने इन लेयर्स को किस बेसिस पे अलग किया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। ठीक है, किस लेयर का क्या टेम्परेचर होगा, एयर प्रेशर वहाँ पर कितना होगा, इनके बेसिस पे हमने 4 थर्मल लेयर्स में डिवाइड किया एटमॉस्फेयर को। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। ये जो थर्मोस्फीयर है ये फिर से डिवाइड हो जाती है 2 लेयर में, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा ट्रोपोस्फीयर को। तो जो ट्रोपोस्फीयर है ये लोअर मोस्ट लेयर है, मतलब अर्थ ये रही तो अर्थ के सबसे पास में जो लेयर है वो ट्रोपोस्फीयर है। और लोअर मोस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो सबसे लोअर लेवल पे जो है वो ट्रोपोस्फीयर है। ठीक, कोई बात। ये जो ट्रोपोस्फीयर है इसकी हाइट वेरी करती है बेटा। इक्वेटर पे इसकी जो हाइट होती है वो होती है 18 किलोमीटर, पर वहीं पर पोल्स पे इसकी हाइट होती है 8 किलोमीटर। ठीक, कोई बात। इक्वेटर पे अगर आप हैं तो ट्रोपोस्फीयर कितने ऊपर तक आपको मिलेगी, 18 किलोमीटर बनेगी, पर अगर वहीं आप पोल्स पर हैं तो इसकी हाइट 8 किलोमीटर हो जाती है। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लर्न कर लेना है बेटा वो ये है कि 75% जो है एटमॉस्फेयर का वो आपको ट्रोपोस्फीयर में ही मिलेगा। पहला फैक्ट हमने पढ़ा कि शुरुआत के 5 किलोमीटर में 50% मास है। फिर हमने पढ़ा 20 किलोमीटर में 90% मास है। अब एक तीसरी टर्म आपको लर्न कर लेनी है, वो ये है कि ट्रोपोस्फीयर में 75% मास आपको मिल जाएगा एटमॉस्फेयर का। 75% एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फीयर में ही है एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज एज वी गो हायर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से जैसे 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 आप ऊपर तक जाते जाओगे एटमॉस्फेयर में, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। ट्रोपोस्फीयर को हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि यहाँ पर रेगुलर डिक्रीज होता है टेम्परेचर का। अगर आप यहाँ पर हो अर्थ के ऊपर तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, थोड़ा और ऊपर गए टेम्परेचर कम, फिर और ऊपर गए टेम्परेचर कम। अब कितना ऊपर जाने पे कम होता है, तो हर 166 मीटर जाने पर, किसी किसी बुक में ये 165 भी गिवन है। ठीक है, तो 165 166 ऑलमोस्ट सेम ही है। तो हर 165 मीटर ऊपर जाने पे, आप यहाँ थे 165 मीटर ऊपर पहुँचे, 1 डिग्री से आपका टेम्परेचर कम हो गया। फिर वो अनदर 166 ऊपर पहुँचोगे, 2 डिग्री से आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब यहाँ का 1 और यहाँ का 1। समझता है, हर 166 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। और बेटा ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है, क्या टेम्परेचर वेरिएशन है विद इन ट्रोपोस्फीयर, ये ही जिम्मेदार होते हैं बहुत सारे टर्बुलेंसेस के लिए। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर में ये जो वेरिएशंस हैं टेम्परेचर को लेकर, ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं टर्बुलेंसेस के लिए। आप टर्बुलेंसेस से क्या समझते हो, एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी। ये जो एटमॉस्फेयर में इनस्टेबिलिटी है इसका जो रीज़न है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो यही है कि टेम्परेचर में वेरिएशंस है।
तो टर्बुलेंस बोले तो एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टर्बुलेंसेज, इन्हीं टर्बुलेंसेज की वजह से बेटा सारे वेदर फिनोमेना हमें इसी लेयर में देखने को मिलते हैं। ये जो टर्बुलेंसेज हैं इनकी वजह से ही सारे वेदर फिनोमेना आपको इस लेयर में ही देखने को मिलेंगे। जो ट्रोपोस्फियर है वो ज़्यादा गर्म होती है बिलो देन फ्रॉम अबव। ट्रोपोस्फियर जो होती है बेटा वो नीचे से ज़्यादा गर्म होती है, ऊपर से उतनी गर्म नहीं होती। ट्रोपोस्फियर इज़ हीटेड मोर फ्रॉम बिलो, नीचे से ज़्यादा गर्म होती है, ऊपर से ज़्यादा गर्म नहीं होती। अब इसको इससे कैसे समझ रहे हो, जैसे ये अर्थ है तो ये अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फियर है, तो यहाँ पर ट्रोपोस्फियर ज़्यादा गर्म होगी, अर्थ जो हीट ट्रांसफ़र करता है उसकी वजह से। ऊपर से ये उतनी गर्म नहीं होती जितनी नीचे से होती है। द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज़ नोन एज ट्रोपोपॉज। ठीक है, ये रही अर्थ और ये रहा ट्रोपोस्फियर, तो इसकी जो अपर मोस्ट लिमिट है इसका नाम है ट्रोपोपॉज। अब हम स्ट्रेटोस्फियर को पढ़ेंगे, तो जो स्ट्रेटोस्फियर है ये ट्रोपोपॉज के ऊपर होता है। ये रही अर्थ, ये अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर ख़त्म हो रही है ट्रोपोपॉज पे, तो ट्रोपोपॉज के बाद चालू हो रही है स्ट्रेटोस्फियर। ये आगे 50 किलोमीटर तक जाती है, मीन सी लेवल से 50 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, समझ में आई बात। ये लेयर ट्रोपोपॉज के ऊपर है, 50 किलोमीटर की हाइट तक। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे भाई, क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पर हवाएं कम होती हैं, ठंडी होती हैं और सूखी होती हैं, उनमें मॉइस्चर नहीं होता। जो टेम्परेचर होता है यहाँ पर -55 तक होता है। जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर में ही होती है। अगर कोई पूछेगा कि ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाती है, तो वो स्ट्रेटोस्फियर में ही पाई जाती है। ओजोन जनरली हमें मिलती है 20 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है। 20 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के बीच में आपको ओजोन लेयर मिल जाएगी। ओजोन लेयर किस लेयर का पार्ट है, तो वो स्ट्रेटोस्फियर का पार्ट है। ओजोन का काम क्या है, तो ओजोन हमारे लिए बहुत जटिल काम करती है, वो जटिल इम्पॉर्टेंट काम करती है, तो हम मर ही जाते हैं अब तक। जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन को अर्थ के ऊपर आने से रोकती है। कैसे रोकती है, वो उसको खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ओजोन एब्जॉर्ब कर लेती है अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन को और अर्थ तक पहुँचने नहीं देती। द इंसुलेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज इक्वल टू लॉस्ट बाय इट। ठीक है, देखो जो इंसुलेशन सन से हमें मिलता है वो उतना ही होता है जितना हमसे जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर है लेयर का वो कैसा रहता है, सेम कांस्टेंट। अच्छे ध्यान से सुनो, इस लेयर को जितना इंसुलेशन रिसीव होता है उतना ही वो इंसुलेशन वापस कर देती है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटोस्फियर को, तो स्ट्रेटोस्फियर को जितना इंसुलेशन मिलता है उतना ही वो वापस कर देती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर है इस लेयर का वो कांस्टेंट रहता है, बराबर रहता, ना कम होता ना ज़्यादा रहता। इन द हायर लेवल, ऊपर 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 और ऊपर जाते जाओगे जब आप स्ट्रेटोस्फियर में, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा विथ हाइट। अभी हम देख रहे थे ट्रोपोस्फियर में कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे थे, 166 मीटर ऊपर जा रहे थे, आपका टेम्परेचर कम और कम होता जा रहा था, कम हो रहा था। पर स्ट्रेटोस्फियर में अलग है बेटा, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा और ज़्यादा होता जाएगा। जो लोअर लेयर है स्ट्रेटोस्फियर की, उसमें वाटर वेपर नहीं होता है और टेम्परेचर कंडीशन कांस्टेंट होती हैं। इसीलिए ये जेट एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए बहुत सूटेबल लेयर है। स्ट्रेटोस्फियर में आपको वर्चुअली पानी या वाटर वेपर देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर टेम्परेचर कंडीशन कांस्टेंट रहती है और टेम्परेचर कंडीशन कांस्टेंट रहती है, इसीलिए यहाँ पर आप फ्लाइंग जेट उड़ा सकते हैं। मतलब एक आइडियल लोकेशन है वहाँ पर प्लेन उड़ाने के लिए। टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस जो बेस में रहता है, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोपॉज तक पहुँचते पहुँचते 0 हो जाता है। अभी हमने ट्रोपोस्फियर में देखा था टेम्परेचर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे कम होगा, है ना, कम होता जाएगा। पर स्ट्रेटोस्फियर में हम देख रहे हैं जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो -60 से जहाँ स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होती है तो
ऊपर जब वो स्ट्रेटोपॉज तक पहुंचती है तब तक टेम्परेचर 0 हो जाता है। देखो ये रहा हमारी अर्थ के पास ट्रोपोपॉज, यहाँ पे टेम्परेचर कम होते 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 -60 पे अगर पहुंचा होगा तो यहाँ से और ऊपर जितना जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और यहाँ पर स्ट्रेटोपॉज में ये 0 हो जाएगा। और बेटा जो अपर लेयर है, अपर लिमिट है जो स्ट्रेटोस्फेयर की अपर लिमिट को हम बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। बेटा मैं वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ, पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे मेसोस्फेयर से।